गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ का पार्ट हमने जो शुरू किया हुआ था उसमें हमारा चैप्टर रहता था वृत्त यानी कि सर्कल। जो वृत्त है सर्कल है उसका चैप्टर हमारा रहता था, तो उसको आज शुरू करते हैं। जैसे आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर को शुरू करने से पहले, वो है चाप और उसके द्वारा जो अंतरित कोण होते हैं यानी जो एंगल बनाए जाते हैं, और जो आर्क होती है आर्क और उसके द्वारा जो इंटरनल एंगल बनाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले वृत्त होता क्या है, सर्कल होता क्या है। एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर सारे बिंदुओं को मिलाने से जो बिंदु का पथ बनेगा, जो रास्ता बनेगा, उसी को क्या बोलेंगे, वृत्त कहेंगे। ऐसे ने बहुत सारे समान समान दूरी पर डॉट लगा लिए और सारे डॉट्स को मिलाएंगे तो एक बिंदु पथ बनेगा, यानी एक रास्ता बनेगा, एक पाथ बनेगा। उस पाथ को ज्वाइन करने से ही जो फिगर बनेगी वो क्या कहलाएगी, हमारी सर्कल कहलाएगी, यानी कि वृत्त कहलाएगी। इसने कहा कि वह स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। जो आपका बिंदु स्थिर होगा, जो पॉइंट आपका बिल्कुल कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट पॉइंट को हम इसका सेंटर बोल लेंगे। और वह स्थिर समान दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जैसे हम ओ से ए गए, यानी जो समान दूरी थी हमारी एक पॉइंट से, अगर मैं ओ से बी लेता हूँ, ओ से सी लेता हूँ, जो समान दूरी है सेंटर से, वो आपकी रेडियस कहलाएगी। यदि वृत्त का केंद्र आपका ओ हो, सेंटर अगर हमारा ओ हो, रेडियस आर हो, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे सी ओ आर, यानी कि ओ सेंटर, आर उसकी रेडियस। किसी भी सर्कल को, वृत्त को भी इस प्रकार से लिखा जाएगा सी पॉइंट्स, ओ सेंटर और आर उसकी रेडियस। नेक्स्ट आपका देखो, चाप यानी आर्क को किस प्रकार से लिखा जाएगा। कोई भी आर्क है उसको लिखने का तरीका होती क्या है। परिधि का एक टुकड़ा होता है। जैसे आपके सरकमफ्रेंस पूरी है, सरकमफ्रेंस तो पूरी होगी, लेकिन हम इस पूरी को ना लेके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नाम दे ले, मान लिया यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी, तो ये एक सरकमफ्रेंस का एक टुकड़ा हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा। यानी परिधि का जो टुकड़ा होगा वही हमारी आर्क कहलाएगी। चाप या आर्क पी क्यू को हम पी क्यू लिख के उसके ऊपर ये साइन लगा देंगे, आर्क का साइन होता है। जहाँ भी आपको किसी भी दो पॉइंट्स के ऊपर ऐसा साइन लिखा मिलेगा तो समझ जाना आपको एक आर्क का साइन है। और आर्क जो होती है वो एक सरकमफ्रेंस का पार्ट होती है, उसका एक टुकड़ा होती है। अगर आपको चाप की लंबाई यानी कि आर्क की लेंथ को शो करना हो तो एल को आगे लगाना पड़ेगा। एल से समझ जाएंगे कि ये इस आर्क की लेंथ है, यानी कि चाप की लंबाई या आर्क ऑफ लेंथ निकालने के लिए जिस भी की लेंथ निकालनी उसके आगे एल लगा देंगे तो समझ जाएंगे इस दो पॉइंट्स की आपने लेंथ निकाली हुई है। दो प्रकार की होती हैं, एक आपकी दीर्घ होती है और एक आपकी लघु होती है, यानी एक बड़ी होती है और एक क्या होती है, छोटी होती है। देखो कैसे, यदि किसी आर्क का एंगल 180 से छोटा होगा तो वो हमारी छोटी चाप कहलाएगी, यानी कि शॉर्टेस्ट जो भाई आर्क है वो कहलाएगी। इसका 180 से बड़ा होगा वो आपकी दीर्घ यानी कि बड़ी चाप कहलाएगी। बड़ा आसान है। आपकी आर्क के दो प्रकार की होती हैं, एक दीर्घ और एक लघु। जिसका एंगल 180 से छोटा होगा वो आपकी लघु चाप कहलाएगी, जिसका एंगल 180 से बड़ा होगा वो आपकी दीर्घ चाप कहलाएगी। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स परिधि के बारे में, सरकमफ्रेंस के बारे में। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है कि वृत्त के अनुदिश यानी उसके साथ साथ एक पूरा चक्कर तय किया जाएगा। उस पूरे चक्कर की दूरी को क्या कहलाएंगे, हम सरकमफ्रेंस या वृत्त की परिधि कहेंगे। देखो लिखा हुआ है कि सरकमफ्रेंस में जो वृत्त के अनुदिश यानी कि जो सर्कल हमारा उसके साथ साथ चलने से जो चक्कर पूरा किया जाएगा वही वृत्त की परिधि कहलाएगी। केंद्रीय कोण, वह कोण जिसका शीर्ष वृत्त के केंद्र पर स्थित होता है वह आपका सेंटर का एंगल कहलाएगा, यानी कि वो एंगल जिसका शीर्ष वृत्त के सेंटर पर होगा वो आपका सेंटर का एंगल कहलाएगा। जीवा, वृत्त के किन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त का एंगल कहेंगे। व्यास, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहा जाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही उसका व्यास होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही उसका व्यास होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका, जैसे आपके पास ये फिगर गिवन है तो इस फिगर में जो P से Q होगा, PQ आपकी क्या होगी, जीवा होगी यानी कोर्ड होगी। इस सर्कल में P से Q
यानी कि जो दो पॉइंट्स को मिलाने से पी क्यू की फॉर्म बनी है वो आपकी कोड यानी कि जीवा, कोड यानी कि जीवा कहलाएगी। फिर जो ए ओ बी है वो आपका सेंटर का एंगल कहलाएगा, ए ओ बी सेंटर एंगल। ओ से ए या ओ से बी आपकी रेडियस कहलाएगी। एक्स और वाई है ये सर्कमफ्रेंस का एक टुकड़ा है, ये आपकी आर्क कहलाएगी, आर्क। और सेंटर क्या कहलाएगा इसका, ओ। अब हम पढ़ते हैं अर्धवृत्त क्या होता है, यानी कि सेमी सर्कल क्या होता है। कहा किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त को दो बराबर लंबाइयों के चापों में बांटता है, यानी कि किसी भी वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर लंबाइयों के चापों में बांटता है। इनके प्रत्येक चाप क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। प्रत्येक चाप अर्धवृत्त कहलाएगा। वृत्तखंड वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटेगी। वृत्त की जीवा यानी कि वृत्त की जो कोण होती हैं वो भी वृत्त को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो उसका प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। बड़े वाले को बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाले को बोलेंगे लघु वृत्तखंड। फिर आपका सर्वांगसम चाप और वृत्त क्या होती है, जब दो चापों की लंबाई समान हो दोनों चाप क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम होते हैं। जब दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो दोनों वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम वृत्त कहलाते हैं। यानी जब दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान लंबाई की होंगी तो दोनों ही वृत्त हमारे सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहलाएंगे। अभी कुछ थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम्स आपकी, यदि किसी वृत्त के दो चाप समान हो, दो उसकी आर्क समान हो, तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग जीवाएँ होंगी, कोरस्पॉन्डिंग जो कोड होंगी उनकी लंबाई भी क्या होगी, समान होगी। यानी कि अगर आर्क समान लेंथ की है तो कोड भी क्या होंगी, समान लेंथ की होगी। देखो इस फिगर में हमारे पास एक आर्क ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है लाइक दिस, और ए बी सी डी हमारे पास क्या दे रखा है 5-5 सेंटीमीटर की है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोड की लेंथ इक्वल है तो आर्क की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये प्रॉपर्टी इसने यहाँ पे लगाई कि भी अगर हमारी कोड की लेंथ इक्वल होती है तो आर्क की लेंथ भी क्या होगी स्टूडेंट्स, इक्वल होगी। इसलिए ए बी आपके पास 7 सेंटीमीटर दे रखा है तो डी सी भी क्या होगा आपके पास 7 सेंटीमीटर ही होगा। ये प्रॉपर्टी कहती है। नेक्स्ट है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी जो वृत्त का सेंटर होगा अगर हम कोड पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाता है तो उसको दो समान भागों में डिवाइड करता है। कैसे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, यह वृत्त का सेंटर हो जाता है, ये भी हमारी कोड हो जाती है। अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जाता है तो वो इस कोड को दो समान भागों में डिवाइड करता है, लाइक ए पी और पी बी, ए पी और पी बी। जैसे देखो एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, जीवा से केंद्र की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो आपको कोड की लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी स्टूडेंट्स, कोड की लेंथ निकालनी है। जैसे इस फिगर में आपके पास रेडियस गिवन है 13 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर गिवन है 5 सेंटीमीटर, आपको ए बी निकालना है तो पाइथागोरस लगा के पहले आप ओ ए पी ट्रायंगल में ए पी निकालेंगे। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ए पी का डबल कर दें तो क्या निकल जाएगा आपका ए बी। देखो ए पी ओ में आपने पाइथागोरस लगा दिया। पाइथागोरस क्या होता है आपका, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 13 के स्क्वायर में से क्या कर देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 माइनस करेंगे तो 144। फिर आप स्क्वायर की साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा इसका रूट, स्क्वायर से क्या हो जाता है रूट, 144 का रूट हो जाएगा स्टूडेंट्स 12 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बताया कि आपको ए बी निकालना है तो ए बी ए पी का डबल है तो 12 सेंटीमीटर ये और 12 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी आपका निकल जाएगा 24 सेंटीमीटर। फिर आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, वृत्त में सर्कल में अगर इक्वल कोड होंगी और केंद्र से जो डिस्टेंस है वो भी दूरी समान होगी तो उस केस में ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी कि जो कोड की लेंथ होती है वो आपकी इक्वल होगी।
और जो परपेंडिकुलर होते हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर कोड भी इक्वल हो और सेंटर से डिस्टेंस भी क्या हो, इक्वल हो। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई अगर की सर्कल में इक्वल कोड हो और इक्वल डिस्टेंस हो, इक्वल कोड इक्वल डिस्टेंस, इक्वल कोड इक्वल डिस्टेंस होगी, यानी कि कोड की लेंथ जैसे ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है तो आपका ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू होगा। अगर उल्टा दे रखा हो कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है तो आपकी लेंथ भी क्या होगी स्टूडेंट से, इक्वल होगी। देखो लिखा हुआ है विलोम भी सत्य होगा कि भी कोड की लेंथ इक्वल होगी तो परपेंडिकुलर भी इक्वल होंगे, परपेंडिकुलर इक्वल होंगे तो कोड की लेंथ भी क्या होंगी स्टूडेंट्स आपकी, इक्वल होगी। इस डायग्राम में ए बी और सी डी दो जीवाएँ हैं, वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। सी डी की आपको लेंथ निकालनी है। देखो स्टूडेंट्स, सी डी आपके पास कोड है, एक आपके पास ए बी कोड है। ये डिस्टेंस आपकी 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर। अभी इसने कहा कि लेंथ जो आपकी है परपेंडिकुलर की वो इक्वल है तो 4 सेंटीमीटर ऊपर 4 सेंटीमीटर नीचे। रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर है तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर हमारी ट्रायंगल होगी, ट्रायंगल तो वही पाइथागोरस लगा के आप ए पी निकालोगे, ए पी क्या कर दोगे, डबल कर देंगे तो आपसे ए बी निकल जाएगा। जो ए बी की लेंथ होगी वही आपकी सी डी की लेंथ होगी। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इक्वल होगी तो लेंथ ऑफ कोड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो लेंथ ऑफ कोड निकालने के लिए हमें पहले इस ट्रायंगल की हेल्प से पाइथागोरस लगाकर ए पी निकाल लेंगे, फिर ए पी ए बी का डबल है तो वो से ए बी निकल जाएगा और ए बी हमारा सी डी के इक्वल होगा बाय प्रॉपर्टी। तो उस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, एच के स्क्वायर में से पी का स्क्वायर क्या कर देंगे -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, क्या बचेगा आपका 9, स्क्वायर से इसका रूट बनेगा तो 9 का रूट क्या बन जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ए बी किसके इक्वल है, 3 + 3 यानी कि 6। लेंथ ऑफ ए बी क्या निकल जाए कोड की, 3 और 3 6 सेंटीमीटर। तो सी डी भी क्या होगा आपका, इक्वल होगा। तो 6 ये और 6 ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, दोनों से 6 की निकल जाएगी, लेंथ ऑफ कोड इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास, सर्कल में किसी भी आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनाया गया है वो जो रिमेनिंग एंगल होंगे उसकी सर्कमफ्रेंस के ऊपर तो वो एंगल आपका 2 गुना होगा। जैसे रिमेनिंग पार्ट भी एंगल बना हुआ है ए पी बी और ये सेंटर वाला एंगल है तो ये वाला एंगल इस एंगल से डबल होगा, यानी कि जो ए ओ बी है वो 2 टाइम्स होगा ए पी बी के। ठीक है स्टूडेंट्स, कि जो ए ओ बी है वो 2 टाइम्स होगा ए पी बी के। ए ओ बी 2 टाइम्स ए पी बी। प्रॉपर्टी कहती है जैसे ओ वृत्त का केंद्र है, जैसे ओ हमारा सेंटर है, ए पी बी हमारे पास 50 का है, ए ओ बी निकालना है तो 50 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का निकल जाएगा ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी आपके पास निकल जाए स्टूडेंट्स 50 का डबल यानी कि 100। फिर है एक ही वृत्तखंड के कोण समान हो तो चाप ए बी जो कोण बनेंगे जैसे ए पी बी और ए क्यू वो भी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर वृत्त के खंड इक्वल होंगे जो रिमेनिंग पार्ट पर एंगल बने हो लाइक पी एंड क्यू वो भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टी से होंगे ये कि जो सेक्टर्स में एंगल बने होंगे यानी एक ही वृत्तखंड के जो कोण समान होंगे, अगर ए बी द्वारा बने कोण ए पी बी और ए क्यू बी क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। जैसे ए पी बी ए क्यू बी तो एंगल्स भी क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। ये देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ए पी बी आपका 30 का है, ए क्यू बी निकालना है। एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, ए पी बी और ए क्यू बी किसके इक्वल आपका 30 के। एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ए पी बी किसके इक्वल है, ए क्यू बी के, तो दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बना होगा वो आपका राइट एंगल होगा। एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। जैसे आप कहते हैं ए पी बी सेमी सर्कल का एंगल ही तो है, ए बी पी सेमी सर्कल का, तो पी एंगल आपका कितने का होगा, समकोण का, यानी कि 90 डिग्री का होगा।
इस आकृति के अंदर ओ हमारा सेंटर है और बी ए सी 30 का है। हमने ए बी सी निकालना है, तो ए बी सी निकालने देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेमी सर्कल में एंगल बना होगा वो आपका 90 का होगा। सी कितने का हो जाएगा, शेप प्रॉपर्टी का 90 का। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बी निकल जाएगा, लेकिन सी प्रॉपर्टी के कारण कितने का स्टूडेंट्स 90 का। प्रॉपर्टी कहती है एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ए आपका 30 का है, सी प्रॉपर्टी के कारण 90 का है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के लिए बी निकालना है आपको। 180 में से 30 और 90 प्लस करके क्या कर देंगे माइनस, तो आंसर निकल जाएगा आपका 60 डिग्री। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो इक्वल कोड होंगी वो सेंटर पर एंगल भी क्या बनाएंगी, इक्वल बनाएंगे, यानी कि इक्वल कोड मेड एन एंगल इक्वल ऑन सेंटर। या अगर समान चाप केंद्र पर समान कोण बनाता है, यानी कि अगर सेंटर पर कोई एंगल बनाया जाएगा कोड के द्वारा तो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ओ से सी और बी, यानी कि बी ओ सी और ए ओ बी इक्वल होंगे। अगर ये लेंथ आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। लेंथ इक्वल होगी तो सेंटर के एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी ये कहती है कि चाप की लंबाई बराबर दे रखी है, ए बी और बी सी बराबर दे रखा है, तो आपके सेंटर के एंगल भी स्टूडेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो इस फिगर के अकॉर्डिंग ए ओ बी आपके पास 40 है, ए ओ बी 40, बी ओ सी 40, सी ओ डी 20, तो आपको चाप की लंबाई निकालनी ए सी की और बी डी की। देखो प्रॉपर्टी भी क्या कह रही थी कि भी चाप ए सी द्वारा सेंटर पर एंगल बनाया गया है 80 डिग्री का, इस पूरी चाप ने 40 40 80 का, और इस बी डी वाले ने कितने का बनाया है 40 और 20 60 का। तो यहाँ पर रेशो क्या निकलेगी आपकी 4:3। देखो स्टूडेंट्स उन्हें पूछा हुआ है ए सी का और बी डी का, तो ए सी के द्वारा आपके दो एंगल्स का सम हो जाएगा 80 और बी डी के द्वारा दो एंगल्स का सम हो जाएगा आपके पास 60। तो यहाँ पर जो चाप की लंबाई की रेशो निकलेगी वो निकलेगी आपके पास रेशो 4:3। फिर है चक्रीय चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होंगे वो क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। यानी कि जिस चार भुजा वाली आकृति के सारे शीर्ष जो है, सारे के सारे पॉइंट जो है वो एक वृत्त के ऊपर, एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, एक चक्कर के ऊपर लाई करते हैं। ऐसे यहाँ पर इस चक्कर के ऊपर आपके 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, इसलिए इसका नाम क्या बनेगा, चक्रीय चतुर्भुज। इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, यानी संपूरक कोण 180 डिग्री के, आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। किसके अंदर होता है, चक्रीय चतुर्भुज के अंदर। जैसे फिगर में देखो आप, ए बी सी डी मेरे पास चक्रीय चतुर्भुज थी, इसमें 1 2 3 4 एंगल थे। अभी मैंने आपको बताया कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो 1 और 3 180 डिग्री, 2 और 4 180 डिग्री होगा बाय प्रॉपर्टी। इस फिगर के अकॉर्डिंग यदि आपका ए डी बी 30 का है, ए डी बी कितने का है 30 का, और बी सी डी क्या दे रखा है आपको थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको भी बताया था कि जो अर्धवृत्त में बना कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ए बी डी यानी ये बड़ा एंगल कितने का निकल जाएगा स्टूडेंट्स, 90 का बाय प्रॉपर्टी कि एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल ट्रायंगल। फिर आपको ए निकालना है तो दोनों का सम करके 180 में से माइनस कर देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। मैंने वही किया, 180 में से 90 और 30 को ऐड करके माइनस कर दिया, आंसर निकल गया 60 का, यानी ए मेरा कितने का आ गया 60 का। अब इसने क्या रखा कि थीटा निकालने के लिए दोनों एंगल्स का सम कितने का होगा 180 का। थीटा मेरे को चाहिए तो ये एंगल क्या कर देंगे 180 में से माइनस कर देंगे, तो थीटा निकल जाएगा मेरे पास 120 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास कि भी चक्रीय चतुर्भुज का जो बाहर का कोण होता है वो अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, यानी कि जो बाहर वाला एंगल होगा वो आपके अंदर वाले के सामने वाले एंगल के बराबर होगा। जैसे आपका बाहर वाला एंगल तो एक्सटीरियर एंगल आपका 2 होगा और इंटीरियर एंगल आपका 1 होगा। प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी बाहर वाला जो एंगल होगा वो अंतर्विमुख उसके सामने वाले अंदर के एंगल्स के इक्वल होगा।
इस प्रॉपर्टी में देखते हैं कि आपके पास ABCD चक्कर चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज वो होती है इसके चारों के चारों शीट्स कहाँ लाई करेंगे, एक वृत्त की परिधि के ऊपर लाई करेंगे। डी आपके पास 120 का दे रखा है, तो CBE निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था लाइक दिस, ये एंगल आपका मान लिया 2 है, ये एंगल आपका मान लिया 1 है, तो 2 किसके इक्वल था, 1 के। इस प्रॉपर्टी के कारण था कि बाहर वाला एंगल अंदर वाले एंगल के अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी के कारण आपका ई एंगल भी कितने का होगा स्टूडेंट्स, 120 डिग्री का। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले भी मैथ्स की बहुत सारे टॉपिक की वीडियोस डाली हुई हैं, तो स्टूडेंट्स उन वीडियोस को भी देख के अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और 2-3 टॉपिक हमारे हो रहते हैं, फिर हमारी सीरीज़ पूरी हो जाएगी। वृत्त का हमारा टॉपिक चला हुआ है, 1-2 डेज के अंदर ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।